अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं जमाल आदिल। आप देख रहे हैं ABCD स्कैंडिनेवियन। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं एक नया एपिसोड जिसमें मैं आपके साथ शेयर करूंगा। मेरे साथ मेरे दोस्त हैं शहजाद उमर भाई। मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि मेरे जो यार दोस्त भाई या बहनें जो न्यू कमर हैं या आना चाहते हैं स्वीडन में किसी भी कंट्री से स्टडी पर्पज़ पे, तो उनके लिए क्या यहाँ पे सहूलियात हैं या फिर क्या फिर रिक्वायरमेंट है, इसके बारे में हम शूट करेंगे पहला एपिसोड। आगे बढ़ने से पहले नए आने वाले दोस्तों से इल्तमास है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। हमारे साथ मौजूद हैं शहजाद उमर भाई। शहजाद उमर भाई बेसिकली यहाँ पे एज ए स्टूडेंट आए थे और ये बेसिकली इस सारे प्रोसेस से गुजरे हुए हैं। और बेसिकली मैं जो चाहता हूँ कि अवेयरनेस हो और मेरे दोस्त बहन भाइयों को सबको पता चले कि बंदा किसी एजेंट के थ्रू एक्स्ट्रा पैसे दिए बगैर भी यहाँ पे आ सकता है, जैसे कि हमारे पास एक एग्जांपल यहाँ पे मौजूद है। शहजाद भाई, जो न्यू स्टूडेंट्स हैं, न्यू कमर्स हैं जो हैं यहाँ पे, उनको कौन सा वीज़ा दिया जा सकता है यहाँ पे, जो कैसे अप्लाई कर सकते हैं एज ए स्टूडेंट वीज़ा पे? जी अस्सलाम वालेकुम भाई। भाई इसके लिए प्रोसीजर कोई इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। हमारे भाई जो हैं वो पाकिस्तान में ज़्यादातर लोग यही सोचते हैं कि शायद उनको लाजमी है कि किसी एजेंट या किसी के ज़रिए ही जाना पड़ेगा, लेकिन ये है कि हर यूनिवर्सिटी का एक कोटा होता है जो हर साल वो फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए इशू करती है। और स्वीडन एक ऐसी कंट्री है जिसमें बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ हैं, 50 यूनिवर्सिटीज़ हैं इसमें, ठीक है। और हर यूनिवर्सिटी जो है वो अपने फॉरेन स्टूडेंट स्कॉलरशिप बेस पे भी मंगवाती है और सेल्फ फंडिंग पे भी मंगवाती है, ठीक है। तो उसमें जो सेल्फ फंडिंग वाला ऑप्शन है उसमें हर एक के लिए वो खुला हुआ है और उसमें इतनी ज़्यादा फीसेस भी नहीं है जितनी हम लोग सोच लेते हैं, ठीक है। और उसमें बहुत आसानी से वीज़ा भी हो जाता है और बाद में इधर आके सेटल होने के अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत ज़्यादा वसी हैं उस हवाले से। और इसके अलावा स्वीडन में और यूरोपियन यूनियन में अगर हम देखें तो कौन सी कंट्रीज़ जो हैं जो हमें ये प्रोवाइड करती हैं चांस, जो पाकिस्तानी या इंडियन जो न्यू कमर्स हैं या बांग्लादेश के, इनके लिए कौन सी अच्छी कंट्रीज़ हैं जो जहाँ पे आसानी से बंदा कह सकता है कि वीज़ा बंदा अपने बिहाफ पे विदाउट के थर्ड पार्टी के बंदा अप्लाई कर सकता है? जी उस हवाले से पहले नंबर पे तो स्वीडन है, ठीक है। उसके बाद इटली में भी वीज़ा जो हैं वो भी इशू करता है इस हवाले से। और उसके अलावा स्लोवाकिया या ये दूसरी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, ईस्ट यूरोपियंस। लेकिन अगर आपने यूरोपीय यूनियन में आना है, शेंजन में आना है, तो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन आपके पास इस टाइम अवेलेबल जो है वो स्वीडन है। ये स्टडी बेस पे बहुत ज़्यादा वीज़ेज़ इशू कर रहा है। हर साल नए स्टूडेंट्स आते हैं, हमारी मुलाकात भी होती है दोस्तों से, तो इसलिए यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी हैं। उसके बाद यहाँ आके फिर आगे जो सेटल होने का डॉक्यूमेंट्स का प्रोसीजर है वो बहुत इजी है दूसरी कंट्रीज़ के निस्बत। तो मैं अपने भाइयों को यही रेकमेंड करूँगा कि आप स्वीडन के लिए कोशिश करें। अगर आपकी तालीम में गैप नहीं है 2 साल से ज़्यादा, ठीक है, और आपके मार्क्स की इतनी इशू नहीं होती, वो यूनिवर्सिटी अगर आपको एडमिशन दे देती है, वो आपको स्पॉन्सर कर देती है, तो फिर जो एम्बेसी है वो वीज़ा लाजमी लगा देती है। और क्या कहेंगे आप, किन स्पेसिफिक लोगों को या तालीम का लेवल क्या होना चाहिए, कितना कितना एजुकेशन लेवल होना चाहिए कि बंदा यहाँ पे अप्लाई कर सकता है? जैसे कि आपने बताया कि 2 साल से प्लस गैप नहीं होना चाहिए। जी भाई, इस हवाले से ये है कि तालीम जो है नॉर्मल FA या FSC या आपने ICOM वो लाजमी है। उसके बाद आप हायर स्टडीज़ के लिए यहाँ पे लैंग्वेज कोर्सेज़ पे भी आ सकते हैं कि आप स्वीडिश लैंग्वेज सीखना चाहते हैं, उसमें आप किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं तो उस बेस पे भी आपका वीज़ा लगने के चांसेस हैं। अगर आप कंटिन्यूएशन करना चाहते हैं, आपने ICOM किया है, BCom किया है, आप CA ACCA सीमा कोई मैनेजमेंट का कोर्स उस लेवल पे आप लोग एडमिशन कर सकते हैं। आपकी इतनी तालीम है तो वो भी आपको मिल सकता है। इसके अलावा अगर आपका FA है तो आप आर्ट्स में आगे एडमिशन ले सकते हैं। इधर अब स्टॉकहोम में एक यूनिवर्सिटी है, वो सिर्फ आर्ट्स के लिए है, उसमें एडमिशन आर्ट्स के हवाले से हो जाते हैं। तो इसमें थोड़ा सा इंसान की रिसर्च और थोड़ी सी मेहनत लगती है। आजकल हर बंदे के पास मोबाइल है, कंप्यूटर है, सहूलियात हैं। आपको यूनिवर्सिटीज़ हम लिंक नीचे दे देंगे, उनके आप रिसर्च कर सकते हैं। यूनिवर्सिटीज़ के फ़ॉरेन एडमिशन वाले पेजेस अलग हैं, उसमें आपने एडमिशन के लिए अप्लाई करना होता है। यूनिवर्सिटी का फ़र्ज़ है वो आपको मेल लाजमी करेगी, ठीक है। आपने यूनिवर्सिटी से कॉन्टैक्ट करना है डायरेक्टली और वो आपको आप अपनी रिक्वायरमेंट्स बताएंगे, ठीक है। वो आप प्रोवाइड करेंगे
तो उसके बाद आपकी फ़ीस वगैरह जो भी प्रोसीजर है वो बाद में, अगर आपका वीज़ा हो जाता है तो आपने तब अपनी अदायगियाँ करनी है। ये इस चीज़ में ये नहीं है कि आप लोग सोचेंगे कि हम यूनिवर्सिटी से कॉन्टैक्ट करेंगे तो हमें फ़ीसें अदा करनी पड़ेंगी, ये वो कोई ऐसी चीज़ नहीं है। वो आपका वीज़ा होगा, आपका एडमिशन होगा, वीज़ा होगा तो आपने अदायगियाँ करनी है। इसलिए बिला झिझक होके आप कॉन्टैक्ट करें ताकि आपको उस यूनिवर्सिटी की स्पेसिफ़िक रिक्वायरमेंट्स आपकी तालीमी लेवल के हवाले से मिल जाएँ। ज़बरदस्त, बहुत खूब। जैसे कि उमर भाई ने बताया कि हम कोशिश करेंगे कि जितनी भी जो फेमस यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ जहाँ से जो वीज़ा वगैरह इशू करने में ज़्यादा फेमस हैं, तो हम उनके लिंक्स वगैरह भी अपने डिस्क्रिप्शन में देंगे, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। और इसके अलावा मैं जानना चाहूँगा बेसिकली, क्योंकि मेरे यार दोस्त भाई जो हैं, क्योंकि अफोर्डेबल नहीं होता यहाँ पे आना और तालीम हासिल करना, तो जैसे कि आपने बताया कि आर्ट्स के लिए भी इतने ही चांसेस हैं और साइंस या कंप्यूटर वगैरह कुछ भी आप रखते हैं उन सब के लिए उतने ही चांसेस हैं, एक बात तो क्लियर है हमारे लिए। तो फीस वगैरह ये जो आपने बताया, तो फीस वगैरह का क्या प्रोसेस है, कितनी होगी, क्योंकि ये अफोर्डेबल है नहीं है, क्या हमें कुछ पहले एडवांस में जमा कराना पड़ेगा या किस किस तरह ये फंक्शन करता है, क्या इसके बारे में कुछ आप अर्ज करेंगे? जी भाई, फ़ीस का जो इनका प्रोसीजर है, आजकल सारी दुनिया में तकरीबन सेमेस्टर बेस्ड सिस्टम है। ठीक है, उसमें आपको, अगर आपका कोर्स 3 साल का है, 4 साल ड्यूरेशन है, 2 साल है, उसमें आपके साल में सेमेस्टर काउंट होंगे। ठीक है, और आपको पहले एक सेमेस्टर, कई यूनिवर्सिटी 2 सेमेस्टर्स की फ़ीस मांगती हैं, आपने उन 2 सेमेस्टर्स की फ़ीस ही जमा करानी है या एक ही करवानी है। बाकी जो सेमेस्टर्स आप कंटिन्यू करेंगे स्टडी, वो इधर आके आप बाद में फ़ीस जमा कराएंगे। ये नहीं कि आपका एक कोर्स है और उसकी आपने कंप्लीट फ़ीस ही पहले जमा करानी है, आप एक सेमेस्टर की कराएंगे या 2 की कराएंगे, फिर इधर आके बाकी आप अपनी फ़ीस, क्योंकि इधर वर्क अलाउ होता है, आप आएँ, आप स्टडी के साथ जॉब कर सकते हैं, जॉब करके अपनी आप स्टडी भी कंटिन्यू कर सकते हैं और साथ अपनी अकोमोडेशन और हर चीज़ को मेंटेन कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से किसी भी यूनिवर्सिटी की जो 2 सेमेस्टर्स की फ़ीस है वो 7-8 लाख से ज़्यादा नहीं है। ठीक है, उसके बाद जो एक्सपेंसेस हैं टिकट्स वगैरह के, वो इंसान के अपने होते हैं। बाकी सेमेस्टर्स की दो सेमेस्टर्स की फ़ीस इतनी है, इससे कम ही होगी, ज़्यादा नहीं है। ज़बरदस्त। तो जैसे कि आपने बताया कि 7-8 लाख तकरीबन, ये क्या हम इसमें 25% या 50% या ये फुल पीस फी का बता रहे हैं 7 से 8 लाख? और प्लस मैं आपसे जानना चाहूँगा कि यहाँ पे जैसे कि हमने सुना है कि स्वीडन में अकोमोडेशन की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, स्वीडन में अकोमोडेशन की प्रॉब्लम होती है, फिर यहाँ पे आके रेगुलर होने के लिए कि भी अकोमोडेशन चाहिए होती है, उसके बारे में आप क्या एडवाइस करेंगे न्यू कमर्स को? और फ़ी क्या 20% 50% कैसे होती है जो सेमेस्टर की? ये जो फ़ीस का मामला है, ये है कि अगर आपका 2 इयर्स का कोर्स है, जिस आप कोर्स पे आते हैं, ये मुकम्मल ये 7-8 लाख का होगा ये कि ये आपकी 1 ईयर की फ़ीस होगी। क्या नेक्स्ट ईयर की आपने फिर इधर से उन्हें देनी है, तो उसको आप करके दे सकते हैं यहाँ पे आप आपको, करके इजीली आप दे यानी सकते कि मकसद ये है पूछना कि यहाँ पे आपको 2-4 घंटे, कितने घंटे आपको, हैं। 4 घंटे वर्क अलाउ वर्क होता है? अलाउ होता है, उसमें आप जॉब कर सकते हैं और इजीली अर्न, जो दोस्त इधर हैं वो अर्न करके सारी चीज़ें मैनेज करते हैं, घर भी भेजते हैं, इधर का भी सारा निज़ाम चलाते हैं। दूसरा, अकोमोडेशन का जो मामला रहा, यहाँ पे स्टूडेंट बेस अकोमोडेशन बहुत ज़्यादा है पूरे स्वीडन में, क्योंकि फॉरेन स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा आते हैं, इसलिए इन्होंने इनका एक कल्चर है, ये घरों में रूम्स अवेलेबल कर देते हैं स्टूडेंट्स के लिए। उसके अलावा पूरे पूरे अपार्टमेंट्स हैं जिनमें रूम्स अवेलेबल होते हैं स्टूडेंट के लिए। अगर एक स्टूडेंट लेना चाहता है, 2 मिलकर रहना चाहते हैं, तो वो अपना एक रूम ले सकते हैं, उसमें किचन शेयर होता है, वाशरूम वगैरह होता है, और वो बहुत अच्छी अकोमोडेशन होती हैं, तो इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है। बंदा यहाँ पे जॉब करके साथ साथ उसे इजीली अफोर्ड कर सकता है, और इस हवाले से, अकोमोडेशन के हवाले से परेशान भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अपनी कम्युनिटी अब यहाँ काफ़ी हो गई है, तो उस हवाले से जिस जगह पे भी इंसान आए तो वहाँ पे अकोमोडेशन हो जाती है। ठीक है, मेन बात जो ये है कि इंसान को कोशिश करनी चाहिए अपने बेहतर मुस्तकबिल के लिए, आगे निकलना चाहिए, अच्छी तालीम के लिए, इंसान को मज़ीद अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, बेहतरी के लिए। मेरे ख्याल से ये एक बहुत अच्छा मौका है जो इस टाइम हमारे बेसिकली लोगों को स्वीडन provide कंट्री भी ऐसी है जो बंदे को बूस्ट करती है, जी। नए मौके होते हैं बेसिकली, बहुत बढ़िया। और अब मैं आखिर में पूछना चाहूँगा आपसे कि न्यू कमर्स को जो नए आने वाले हैं उनके लिए क्या आप जनरली कोई अगर आप एडवाइस देना चाहें कि उनके लिए क्या आसानी हो सकती है, क्या नुकसान हो सकता है, कुछ ऐसी चीज़ अगर आप बताना चाहें तो? जी भाई, मेरी मेरी तरफ से तो यही एडवाइस है कि आप लोग प्लीज़, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ जिससे मेरे भाई तक ये वीडियो पहुँचे, किसी भी एजेंट के हाथ ना चढ़ें, किसी के हाथ चढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग अगर पढ़े लिखे हैं, आप लोग इस टाइम टेक्नोलॉजी जानते हैं,
अब सारी दुनिया का सिस्टम ऑनलाइन है। आप लोग ऑनलाइन रिसर्च करें, यूनिवर्सिटी से कांटेक्ट करें, लोगों से बात करें, कोई आपसे रूडली बात नहीं करेगा। सारे लोग बहुत कोऑपरेटिव हैं। जो भी वहाँ पे चांसलर्स और जो भी उन्होंने रखे हुए हैं लोग जो एडमिशन करते हैं, उनका काम ही यही है, उन्होंने अर्न करना होता है। फॉरेन स्टूडेंट्स जो आते हैं उनके ज़रिए उन्होंने अर्न करके अपनी यूनिवर्सिटी चलानी है, क्योंकि यहाँ के लोकल जो हैं उनकी फ़ीसेज नहीं होती, तो फॉरेनर से ही उन्होंने अर्न करना होता है, इसलिए उन्होंने वीज़े देने होते हैं। आप ये सोच के ना जाएं कि उन्होंने आप पे एहसान करना है। ठीक है, आप अपनी ट्राई करें, बाकी जिसका रिज़्क होता है वो वहाँ पहुँच जाता है। और यहाँ बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आप आएँ और मेहनत करें तो यहाँ पे इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आप जहाँ पहुँचना चाहें अपनी ज़िंदगी में पहुँच सकते हैं। सो फ्रेंड, ये थे हमारे शुक्रिया बहुत लज्जादे शहजाद उमर भाई, और कुछ जो फ़ायदेमंद तजावीज़ थी आपके लिए। और इसमें अगर कोई चीज़ रह गई हो तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। कोई चीज़ ना समझ आई तो आप बिल्कुल बिना झिझक पूछ सकते हैं। फ़िलहाल के लिए इतना ही था, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक इजाज़त दें। फ़ी अमान अल्लाह। फ़ी अमान।